हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और कैसे हो आप सभी लोग? मस्त, पढ़ाई सब बढ़िया चल रही है? कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही? जैसा कि हमने आपसे बोला था कि आज से आपकी जीएस की क्लास स्टार्ट होगी। जीएस की क्लास तो आपकी स्टार्ट हो गई। टॉप 21 क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट कराई है और आप अगर कहेंगे तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और बढ़वा दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन सभी लोग पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। जब आप क्लास सभी लोग देखोगे तभी बढ़ाया जाएगा क्वेश्चंस को। और हमारा ये भी प्रयास है कि 2 से 3 दिनों के अंदर करंट अफेयर्स की क्लास भी दे दी जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लगभग 50 क्वेश्चंस की 2 क्लास दे दी जाए, जिससे पेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फंसने की जो संभावनाएं हैं, जो लगता है कि ये आ जाएंगे, वो दे दिया जाए आपको ना। सही रहेगा ना वो? और जैसा कि हमने बोला था कि रीजनिंग स्टार्ट होने वाली है आपकी, तो आपने कहा था सर चैप्टर वाइज मत पढ़ाइएगा, सीरीज़ पढ़ाइएगा। मीन्स 21 क्वेश्चन की एक सीरीज़ चलाइएगा। हमने दोपहर में बोला था कि क्लास आएगी, लेकिन कुछ कारणवश क्लास नहीं आ पाई, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। सभी लोग हमें माफ़ कर दो, ठीक है। और हम आज अभी जो क्लास दे रहे हैं ये मैथ और रीजनिंग की होगी। इसमें मैथ के भी क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे। शुरुआत में हमने 21 क्वेश्चन रीजनिंग के लगा रखे हैं, उसके बाद 10 क्वेश्चन मैथ के लगा रखे हैं, ठीक है। पूरे 31-32 क्वेश्चन जो भी हैं हमने टॉप 31 लिख दिया। 31 क्वेश्चन के ऊपर ही होंगे, उससे कम नहीं होंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। आज की क्लास थोड़ा सा लंबी होने की संभावनाएं होंगी, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कराने हैं। 30-20 क्वेश्चन कराने में मान के चलिए कि 1 घंटे से 1.5 घंटे का समय लगेगा। तो सभी लोग मेहनत से पढ़ेंगे। और यूपी पेट तो इस बार तगड़े से बीट करना है, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है ना। यूपी पेट में कम नंबर नहीं लाना है, बहुत ज़्यादा नंबर लेके आना है। इतने नंबर लेके आना है कि पेपर वाले भी डर जाएं कि हम ये लगा इतना नंबर पाया कैसे, हमने इतना कठिन भी बनाया उसके बाद भी इतने नंबर पा गया ये। तो आप और हम मिलकर मेहनत करेंगे और नंबर आएंगे, ठीक है। शुरू किया जाए फिर? ज़्यादा बात करने से कोई मतलब नहीं है। अब 24 तारीख तक बात नहीं करना, 24 तारीख तक पढ़ाई करना है। कल से अब रीजनिंग और मैथ दोनों आएगी। और कल आपका 12 बजे मॉक टेस्ट है, सब लोग तैयार रहना मॉक टेस्ट में। चलो पहला क्वेश्चन, अभी इसको एक क्वेश्चन के बाद उठाते हैं, पहले इसको समझिएगा। आपने क्लॉक पढ़ा हुआ है, सब लोगों को क्लॉक पढ़ाया गया, सब लोगों को समझ में भी आ गया था, ठीक है। क्लॉक में बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी हमें दिया था कि उन्हें क्लॉक अच्छे से समझ में आया है। आज जो रीजनिंग आएगी वो मिक्स आएगी। जितने भी चैप्टर आपके पेपर में आने हैं, हमने उन सारे चैप्टरों से मिक्स सीरीज बनाई है 20 क्वेश्चन की। अगर ये सीरीज हम लोग 6 या 7 सीरीज कर लेते हैं तो हमारे क्वेश्चन सब के सब पेपर में सॉल्व हो जाएंगे। चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है वो हमने पढ़ाई दिया, और जो चैप्टर है वो सीरीज से ही समझ जाओगे सब कुछ, ठीक है। चलो समझाया जा भैया, आओ। कह रहा है कोई है, क्या है? एक घड़ी है। ये देखो हमने एक घड़ी बना दी, ठीक है। एक घड़ी, एक सही घड़ी में प्रातः 8 बजे हैं। एक घड़ी है ये, ठीक है। हमने कहा यहाँ पे 12 बजता है, यहाँ पे 3 बजता है, यहाँ पे 6 बजता है, यहाँ पे 9 बजता है, तो यहाँ पे 7 बजेगा, यहाँ पे 8 बजेगा। उसने कहा एक घड़ी में प्रातः 8 बजे हैं। एक घड़ी में ये घंटे वाली सुई है, कितना बजा है? 8 बजे हैं। अगर 8 बजे होंगे तो मिनट वाली सुई ये होगी, करेक्ट। 8 बजे तो मिनट वाली सुई 12 पे होगी, ठीक है। फिर कह रहा जब घड़ी दोपहर के 2 बजे दिखाती है। अब जब घड़ी दोपहर के 2 बजे दिखाती है, मीन्स यहाँ पे 2 होगा, ये 1 होगा, तो घड़ी अब जो घंटे वाली सुई यहाँ पे आ जाती है। घड़ी जब दोपहर के 2 बजाती है तो जो मिनट वाली सुई है वो 12 पे ही रहेगी। मिनट वाली सुई 12 पे ही रहेगी। यहाँ पे 8 बजाती थी पहले, अब कितना बजा रही? 2 बजा रही है। तो कह रहा तब घंटे की सुई कितने अंश दर्शाएगी? पहले 8 बजा रही थी, अब 12 बजा रही। घंटे की सुई कितना कोण घूमा? 180 डिग्री। तो कितना दर्शाएगी? 180 डिग्री। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब थी ना, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। वहाँ पे आपको लैंग्वेज के ऊपर उसकी ध्यान देना होगा। उसने कहा दोपहर के 2 बजाती, हमने दोपहर के 2 बजा दी, तो कह रहा तब घंटा की सुई कितने अंश
का कोण बनाएगी, तब घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। तो यहाँ पे 8 बजता था, यहाँ पे 2 बजता है, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा कोण जो होता है वो कितना होता है बेटा, 360 डिग्री, और बन कितना रहा उसका आधा, जब आधा बन रहा तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। जब वो कहता घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण क्या है, तब हम अपना फार्मूला वाला रूल लगाते हैं। ठीक है, समझ गए सब लोग, आगे बढ़े चलिए। आइए क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा नीचे दिए गए कथन और निष्कर्षों पर विचार करें और ये तय करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता है। कोई भी देश, बात समझिएगा, कोई भी देश इन दिनों, ये है कथन, ध्यान से पढ़ना, कथन के नीचे लाइन खींच दें, ये देखो, कोई भी देश इन दिनों पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। कोई भी जो देश है इस समय पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है, मतलब वो उसके अंदर वो क्षमता नहीं कि सारे काम वो खुद कर पाए, ऐसा आत्मनिर्भर होता है। जैसे आप आत्मनिर्भर हो, किसी ना किसी के ऊपर आत्मनिर्भर हो ना, ठीक। तो ऐसे कह रहा कोई भी देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, मीन्स पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन कुछ बहुत तो आत्मनिर्भर है ही है वो दूसरे देशों से, कि कुछ ना कुछ तो दूसरे देशों से हमें लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकाल रहा है, सामान्य रूप से देश में देशवासी आलसी हो गए हैं। अगर हम आत्मनिर्भर हैं, पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं, ये भी कहा, जब आप पूरी तरीके से किसी के ऊपर आत्मनिर्भर होगे तो आप आलसी हो जाओगे, मीन्स आप कुछ करना नहीं चाहते हो, पापा की जो कमाई है उसको सिर्फ खर्च करना चाहते हो। ठीक, तब आप पापा के ऊपर आत्मनिर्भर पूरी तरीके से हो तो मीन्स आप कुछ नहीं करना चाहते हो सुबह से शाम तक। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो मीन्स आप कुछ करने के लिए पढ़ रहे हो ना। तो ये कह रहा है सामान्य रूप से देशवासी आलसी हो गए हैं। तो ऊपर वाले कथन से ये निर्णय तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि देशवासी आलसी नहीं हुए, आत्मनिर्भर तो थोड़ा बहुत दूसरे देश से हमें सामान लेना ही पड़ता, पूरी तरीके से तो हम आत्मनिर्भर है नहीं किसी के ऊपर, थोड़ा बहुत आत्मनिर्भर है ना, तो आलसी तो नहीं हुए। पहला निष्कर्ष तो गलत हो गया। दूसरा चेक करो, वह सब कुछ पैदा और उत्पादित करना असंभव है जिसकी एक देश को जरूरत होती है। बिल्कुल सही कह रहे हो ना, एक देश अकेले ही सभी चीजें कैसे पैदा कर सकती है? एक कोई देश सभी चीजें अकेले पैदा कर सकती है क्या? नहीं पैदा कर सकती है, उसे दूसरे देशों से तो कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा, बिना लिए देश का काम ही नहीं चलेगा। क्या भारत पेट्रोल पैदा कर सकता है? नहीं पैदा कर सकता ना, लेना तो दूसरे देश से पड़ेगा, इसीलिए तो पेट्रोल का रेट बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आप परेशान हो। ठीक, तो वह सब कुछ पैदा नहीं कर सकता जिसकी एक देश को जरूरत होती है, मीन्स वो थोड़ा सा निर्भर है दूसरे के ऊपर। तो कौन सा सही हुआ? दूसरा वाला। तो क्या होगा? केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। क्लियर है सभी लोगों को? आगे बढ़ा जाए। आइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कुछ कठिन नहीं, ये तो बहुत ही आसान होता है, आपके पेपर में जो आता है ये वाला। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में 743 का अर्थ है 743 743 का अर्थ है मैंगोज आर गुड, आम जो हैं वो अच्छे हैं। फिर 657 का अर्थ है ईट गुड फूड, ईट गुड फूड, वो अच्छा खाता है। ईट गुड फूड मीन्स अच्छा खाना चाहिए। ठीक है, और 934 का अर्थ है मैंगोज आर राइप, रिप, ये राइप मीन्स क्या होता है? पका होना। ठीक, तो इसका कहा कोड बताइए, इसका कहा कोड बताइए। अब समझते चलिएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना बेटा, ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता, समझिएगा। सबसे पहले आप देखिए कॉमन क्या है, हम फिर से नहीं लिखेंगे, एक बार आप समझते चलिएगा। ये वाला जो पोर्शन है वो अलग है, हम एक एक पोर्शन को अलग किए दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये पोर्शन अलग है, एक पॉइंट अलग है, ये वाला पोर्शन अलग है, ठीक है, ये, और फिर ये वाला पोर्शन अलग है। ये 3 पोर्शन में है, इनको 3 अर्थ दिए गए। ठीक है, अब समझिएगा। मैंगोज यहाँ पे है तो मैंगोज यहाँ पे, मैंगोज यहाँ पे, मैंगोज यहाँ पे, दोनों जगह हमने मैंगोज मैंगोज काट दिया, जो कॉमन था उसको काट दो। तो यहाँ और यहाँ ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों अलग अलग है ना,
तो अब ध्यान रखना, यहाँ पे भी जो कोई संख्या कॉमन होगी, यहाँ पे भी कोई संख्या कॉमन होगी। 3 और 3 काट दो, क्योंकि मैंगोज का जो काटोगे वही उसकी अंक हो जाएगी। मैंगोज का क्या हो जाएगा? 3। जो मैंगोज और मैंगोज यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे भी जो संख्या कॉमन होगी वही उसका अंक होगा, जो कॉमन होगी वही उसका अंक होगा। आगे आओ, अब क्या है, यहाँ पे R है, ये देखो R, यहाँ पे देखो R, ईट गुड फूड, इसमें R नहीं है, तो देखो R के लिए भी कोई संख्या कॉमन होगी। आइए R के लिए देखिए कोई संख्या कॉमन है। R के लिए देखो, R के लिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, तो R के लिए हो गया 4, तो R भी चला गया। बचा क्या हमारा? RIPE, राइट। ठीक, इसका बताना यहाँ पे कौन सी संख्या बची? 9, तो इसका अंक हो जाएगा 9। समझ गए? सबसे पहले आप जितनी इक्वेशन दी गई हूँ उसमें से जो शब्द कॉमन हो उनका अंक निकाल लो, फिर जो बचेगा जिसका आंसर पूछा है वो आपका निकल आएगा। समझ गए? चले आगे बढ़ें। समझ में आ रहा सभी को? आप बता देना, अगर नहीं समझ में आएगा तो टॉपिक वाइज आप कहोगे तो मैं टॉपिक वाइज पढ़ा दूंगा। आप जैसा बोलो यार, जो बोलोगे वो करूँगा, ठीक है? बोलना टॉपिक वाइज पढ़ना होगा तो टॉपिक वाइज पढ़ा दूंगा। अभी जो आज की क्लास है इससे हम ये देखना चाहते हैं कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके बता देना, कोई परेशानी नहीं है। आप बता देना तो मैं इसको चैप्टर वाइज पढ़ा दूंगा, ठीक है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप बता देना, तो मैं चैप्टर वाइज पढ़ा दूंगा। और समझ में आ रहा है तो मैं ऐसे पढ़ाते रहूँगा, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ें, चलिए। कह रहा है यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हों तो उस समय घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। हमने आपको क्या बताया था कोण निकालने के लिए? 7:30 हो रहा है। कोण निकालने के लिए हमने आपको कौन सा मेथड बताया था? इसमें 30 से गुणा करते हैं, 30 से गुणा करो कितना होगा? 210। फिर इसका आधा कितना होगा? 15, इसमें जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 235। फिर इसमें किससे गुणा करते हैं? 6 से, तो इसमें 6 से गुणा करोगे कितना होगा? 180। 6 से गुणा करते हैं, फिर इन दोनों को क्या करते हैं? घटा देते हैं। बताइए कितना आएगा? बताइए जल्दी से, कितना आएगा? 6 × 18, 180, 235 से, ओ सॉरी, ये 225 होगा। 225 से 180 घटा दो, 5, 4। बताइए कोई परेशानी? समझ में आ गया ना? सेकंडों का खेल है ये तो मैंने आपको सिखाया है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने घड़ी वाली क्लास में आपको पढ़ाया है ना, सबको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन रिवीजन के लिए लाया गया है दोबारा, कि आप बार बार रिपीट करोगे तो क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और मेन आपका अब जो 6-7 दिन का समय है ये रिवीजन करने का ही समय है। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन बार बार आएंगे, तब आप जल्दी कर पाओगे पेपर में। अब आप जैसे बहुत लोग इस ट्रिक को भूल गए होगे, अपने माइंड से निकल गई होगी, लेकिन आज फिर आपके सामने आ गई तो ये फिर आपके दिमाग में आ जाएगी। 6 दिन में 1-2 बार ये क्वेश्चन फिर इसी तरह का कोई आ जाएगा तो आपके दिमाग में फिर से वो ट्रिक आ जाएगी ना। बात समझ गए हो? क्या किया गया? सबसे पहले इसमें 30 का मल्टीप्लाई किया गया, फिर 6 का इसमें मल्टीप्लाई किया गया और इसका आधा इसमें जोड़ दिया जाता है, फिर इन दोनों को घटा दिया जाता है, डिफरेंस लिया जाता है, फिर आपका आंसर आ गया 45 डिग्री। बताओ मजा आ रहा है? चलो आप समझो। देखो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी होगी। 5 नंबर आपको पाना है और हमें 30 में 30 दिलाना है। हमें 30 में 30 दिलाना है और आपको मेहनत करते जाना है ना। मेरे साथ मेहनत करते रहो, आएगा 30 नंबर। समझो आज हम बात नहीं करेंगे क्योंकि क्लास लंबी नहीं बनानी है ज़्यादा। आप हमें फ़ोन करके कहते हो कि सर क्लास बहुत लंबी बना देते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। आपको एक प्रश्न दिया गया और 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। ये ज्ञात करें कि कौन सा कथन दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक पर्याप्त है। प्रश्न दिया गया है, प्रश्न देखो यहाँ दिया गया, प्रश्न दिया गया है A, B, C, D और E में सबसे हल्का कौन है। आपको ये बताना है कि A, B, C, D, E 5 लोग हैं, इसमें सबसे हल्का कौन है, कौन सा सबसे कमज़ोर है जो खाता पीता नहीं है, सबसे हल्का कौन है। और चेक करते हैं कौन सा कथन का उपयोग करते हैं हम लोग। ये 2 कथन हमको दिए गए हैं, ये देखो। C जो है B और E से भारी है, C जो है B और E से
भारी है लेकिन डी से हल्का है, लेकिन डी से हल्का तो मीन्स डी जो है सी से भारी होगा। डी सबसे भारी नहीं है तो कौन बचा, ए बचा, ए को ऊपर रख दो। तो देखो ए बी सी डी ई पांचों लोग आ गए। तो आपने कितने कथनों का प्रयोग करके ये बताया कि ए बी सी डी ई में सबसे हल्का कौन है, ई है। सबसे हल्का कौन है, ई है। कितने कथनों का प्रयोग किया, देखिए सबसे पहले दिया गया सी बी और ई से भारी है। सी जो है बी और ई से भारी, हमने कहा भारी है, ठीक है, बी और ई से भारी कर दिया। लेकिन डी से हल्का है, लेकिन डी से हल्का है, हल्का कर दिया, ठीक है। डी सबसे भारी नहीं है, डी सबसे भारी नहीं है, डी को हमने यहाँ रख दिया। ये सबसे भारी नहीं तो ए बचा, तो ए को सबसे भारी कर दिया। तो सबसे हल्का ई और बी में से कोई भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन उसने कहा ई में से, इनमें से कौन सबसे हल्का है, तो आप चाहे बी, जैसे कि आप कंफ्यूज हो गए कि सर जी आपने ई को क्यों रखा, आप ऐसे रख दीजिए ई या बी। वो सिर्फ इतना कह रहा है आप कितने कथनों का प्रयोग करके ये बता सकते हो कि कौन सबसे हल्का है। चाहे ई नीचे आए, चाहे बी यहाँ जाए, चाहे बी नीचे आए, चाहे ई यहाँ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, वो सिर्फ ये कह रहा है कि आप इन दोनों कथनों का प्रयोग करके बता पा रहे हो कि सबसे हल्का कौन है, या सिर्फ एक कथन से ही बता दे रहे हो कि सबसे हल्का कौन है। जब हमने दूसरा कथन पढ़ा कि डी सबसे भारी नहीं है, तब हमने ए को ऊपर रखा, नहीं तो ए ऊपर भी आ सकता था, ए नीचे भी जा सकता था। जब उसने कहा डी सबसे भारी नहीं, तभी तो हमने ए को ऊपर रखा। तो कितने कथनों का प्रयोग किया बेटा, दोनों कथनों का प्रयोग करके हमने बताया कि ये सबसे हल्का है। तो क्या करेंगे, कथन 1 और 2 कहीं पे दिया गया है, कथन 1 और 2 कहीं पे दिया गया होगा। देखो ये देखो, या तो केवल 1 या केवल कथन प्रश्न का 2 देने के लिए पर्याप्त है। मीन्स 1 और 2 दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। चलिए, जब तक आप 1 और 2 का यूज नहीं करोगे उत्तर क्लियर नहीं होगा। आइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, इसको समझना बहुत अच्छे से, ठीक है। हमें जो बनाना है वो बनाना है m + n हैज l। अब समझिएगा, सबसे पहले आप एक पोर्शन को उठाइएगा, इस वाले पोर्शन को, m + n को, m + n को उठाएंगे तो देखो प्लस वाला कहाँ है, ये देखो x + y। यहाँ पे क्या कह रहा है, x y का पिता है, तो ये इसको मान लो कि ये x है और ये y है, तो x को क्या कहेंगे m और y को क्या कहेंगे n। तो क्या कहा, x y का पिता है, तो m जो है वो n का क्या है, पिता है। ये पिता हो गया, तो ये इसका बेटा हो गया, ठीक है। अब बेटा समझना, ऐसे समझते जाना, ऐसे पेपर में बनाना। फिर अब दूसरी बार में इन दोनों को लेना, n हैज l, n हैज l, हैज वाला कहाँ, ये देखो x हैज y, तो x क्या है, y की पुत्री है। अब इसको x बना देना और इसको y बना देना। वहाँ पे आप समझना, आप यहाँ पे ये मत सोचना कि यहाँ पे m n l नहीं है और ये तो x y दिया गया तो हम कैसे बनाएंगे। आप सिर्फ ये समझना कि ये m हो गया और ये n हो गया, तो m क्या हो गया, n की पुत्री हो गई। तो क्या कहा, x y की पुत्री है, तो n क्या है, l की क्या है, पुत्री है। तो मीन्स ये इसकी क्या है, पुत्री है। तो ये इनकी क्या हो जाएगी, मम्मी हो जाएगी, माँ। तो ये पिता है, तो ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। बात क्लियर है, समझिएगा। देखो m + n, तो क्या कहा, x y का पिता है, तो हमने m कह दिया n का पिता है, क्योंकि m + n, तो m जाएगा, m जो है पिता होगा n का। फिर क्या कहा, n हैज l, x हैज y में x y की पुत्री है, मीन्स n जो है l की पुत्री है, तो ये इसकी माँ होगी और ये इसके पिता हो गए, ये दोनों लोग हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक। तो ऑप्शन में देखिएगा m l का पति है, नहीं, हाँ m l का पति है, बिल्कुल सही है। m देखो, ये तुम हो, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारी माता है, तो तुम्हारी माता और तुम्हारे पिता के बीच में क्या संबंध होता है, पति का होता है। तो m जो है l का क्या है, पति है। बात क्लियर है सभी को। आप कभी भी इसमें m और n मत ढूंढना, ये बात हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे जो वैल्यू, जो ये x y दिया जाता है, इसको हम अपने मन में m और n मान लेंगे। यहाँ पे a b c d लिखेगा तो हम इसको a b c d मान लेंगे।
समझेंगे, ये आपको मानना होता है बेटा, ठीक है। ये नहीं कि आप सोचो कि यार हमसे क्वेश्चन तो m+n हैज l कह रहा है और क्वेश्चन में तो यार कहीं दे नहीं रहा है, यार अब क्या करेंगे इसमें, ऐसा ना होने लगे हड़बड़ा जाओ, ठीक है। तो अभी से समझ लो इसको, वहाँ पे आपको क्वेश्चन में कुछ और देगा और यहाँ पे जो उसकी डायरेक्शन देगा, जो आपको निर्देश देगा, वहाँ पे कुछ और लिख के देगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको आप समझ के करना, ठीक है। चलिए अभी 1-2 क्वेश्चन और आएंगे, आएगा समझ में। ये हम सोच रहे हैं इसकी एक अलग से क्लास ही बना देंगे, 10 क्वेश्चन की कल ही बना देंगे, आपको मिल जाएगी। राम श्याम से 315 दिन बड़ा है और कृष्ण जो है राम से 70 सप्ताह बड़ा है। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ था तो राम का जन्म किस दिन हुआ था, ठीक है। राम श्याम से, एक राम है, एक श्याम है और एक कौन है, कृष्ण है। राम जी का जन्म जो है श्याम से 315 दिन बड़ा है, राम जी जो है श्याम से 315 दिन क्या हैं, बड़े हैं, ठीक है। और कृष्ण जो हैं राम से 70 सप्ताह बड़े हैं, कृष्ण जी जो हैं वो राम से क्या हैं, राम से 70 सप्ताह बड़े हैं। बात क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है। ये इनसे 315 दिन बड़े हैं और ये इनसे 70 सप्ताह बड़ा है, ठीक है। 70 सप्ताह का मतलब आप कह सकते हो 490 दिन, ये भी कह सकते हो, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं, कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ था, कृष्ण जी का जन्म वेडनेसडे को हुआ था, वेडनेसडे को हुआ था, ये दे रखा है आपको, समझिएगा, ठीक है। तो कह रहा है श्याम का जन्म किस दिन हुआ था, इनका जन्मदिन किस दिन पड़ेगा, ये पूछ रहा है। बताइए क्या किया जाए, अब समझिएगा। राम जी 70 सप्ताह बड़े हैं, 70 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 दहम 70, शेष क्या बचा, 0। जब शेष 0 बचेगा तो इसमें 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा, वेडनेसडे, मीन्स राम जी का जन्म भी क्या हुआ था, वेडनेसडे को हुआ था, ठीक। 315 दिन ये बड़े हैं तो 315 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करो, 7 चौको 28, कितना बचेगा, 3, 5, 7 बचे 35, कितना बचेगा, 0। जब वेडनेसडे में 0 जोड़ोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, मीन्स श्याम जी का भी जन्म कब होगा, वेडनेसडे को ही होगा। बताइए कोई परेशानी, सब लोग समझ गए। 7 से डिवाइड करने का रूल हमने बताया है, जब भी आपको दिन दिया गया हो तो सबसे पहले उसको 7 से डिवाइड करते हैं, फिर जितना शेष आता है उसको दिन में जोड़ते हैं और जितना जोड़ना होता है उसको उतने दिन आगे बढ़ा देते हैं। तो जब 0 बच रहा है हर जगह तो दिन में 0 जोड़ोगे तो वही दिन आएगा। किसी भी दिन में 0 जोड़ने पर वही दिन प्राप्त होता है, आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। तो श्याम जी का जन्म किस दिन होता है, बुधवार को। आइए, रवि और किशोर को कक्षा में क्रमशः ऊपर से क्रमशः 13वीं और 14वीं स्थान प्राप्त हुआ है। यदि कक्षा में कुल 39 छात्र हैं तो नीचे से दोनों का कौन सा स्थान होगा। कुल छात्र बराबर ऊपर से स्थान माइनस नीचे से स्थान नहीं, प्लस नीचे से स्थान और माइनस का 1, ये फार्मूला होता है। कुल छात्र बराबर होता है ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान माइनस 1, ठीक है। अब हमें क्या क्या दिया गया, कुल छात्र दिए गए 39। पहले हम किसका निकालें, पहले आप निकालो रवि का। रवि की कौन सी रैंक है, 13वीं, ऊपर से, ये 13वीं इधर, जब ऊपर से स्थान की जगह 13 रखोगे तो 13 इधर माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा, नीचे से स्थान, क्योंकि ऊपर से स्थान आपको दे रखा है ना, नीचे से स्थान माइनस 1। तो 39 से 13 घटा दोगे बेटा कितना, 9 से 3 जाएगा 6, 3 से 1 जाएगा 2, 26 आएगा, और एक ये माइनस वाला इधर आ जाएगा प्लस में, तो उसका नीचे से स्थान कितना हो जाएगा, 27। तो इसका नीचे से स्थान कितना आया, 27, किसका, रवि का। अब ऐसे दूसरे वाले का पुट करो, देखो टोटल छात्र कितने हैं, 39, ऊपर से स्थान कितना है, 14, तो वो माइनस में आएगा, और ये एक इधर आ जाएगा प्लस में, तो 39, 9 से 1 जाएगा 4, 9 से 4 जाएगा 5, और 3 से 1 जाएगा 2, और प्लस का 1 कितना, 26। ये किसका आ जाएगा, किशोर का।
ये आप पुट कर लेना, पुट करके हमने लगा दिया है, ठीक है। किशोर का तो 26 और 27 कहीं पे है, ये देखो, ठीक। कुछ नहीं करना है यार, कुल छात्र ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1, कुल छात्र बराबर ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1। ऊपर से स्थान दिया गया रवि का 13वां, तो इसकी जगह 13 रख दिया, और 13 इधर रख दिया 39, तो 13 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 39 से 13 घटा दिया कितना आ गया 26, ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 26 से 1 27, रवि का नीचे से स्थान आ गया 27। फिर अब किशोर का ले लिया, किशोर के लिए 39 छात्र होंगे, ये 14 उधर चला जाएगा ऊपर से स्थान, तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का 1 उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे कितना जाएगा 26। चलो लगाओ, मज़ा आ रहा है ना। देखो जल्दी जल्दी थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है और रीजनिंग बहुत प्रैक्टिस करानी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराना। जल्दी से लगाओ इसको। बताओ आ गया, बोलते चलो जल्दी जल्दी। हाँ, अरे ये कहाँ जाएगा तुम्हारा यार, हमें पता है ये नहीं लगा पाओगे। 3 10 36 180 1080 75 60 60 480। इसमें आपको कह रहा है गलत ज्ञात कीजिए, मीन्स एक असंगत ज्ञात करना है, एक इसमें भिन्न है, इन लोगों में एक लोग भिन्न है, मीन्स ये लोग सेम नियम फॉलो नहीं करते, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम इसमें दिमाग लगाना चाहें तो क्या दिमाग लगाएंगे? हाँ, अगर देखिए एक दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ पे अगर 6 का गुणा कर दो, 180 में 6 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, और 180 में 7 का गुणा कर दोगे, 7 दूनी 56, तो ये आ जाएगा। जब 1080 में 7 का गुणा करोगे तो 7560 आ जाएगा, और जब 7560 में 8 का गुणा करोगे तो 60480 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इसमें 5 से गुणा करना होगा फिर, और यहाँ पे 4 से गुणा करना होगा, और यहाँ पे 3 से गुणा करना होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 36 में 5 का गुणा करोगे 180, 180 का 6 में गुणा करोगे 1080, 1080 में 7 का गुणा करोगे 7560, 7560 में 8 का गुणा करोगे 60480। तो जब 3 में 3 का गुणा करोगे तो इस जगह पे क्या आना चाहिए था 9, तो गलत क्या आ गया है आपका ये 10, ए वाला आंसर आपका गलत आ गया, ठीक है। 10 नहीं आना चाहिए, 10 की जगह क्या आना चाहिए था 9। 3 त्रिका 9, 9 चौको 36, 36 पंचे 180, सीरीज बननी चाहिए। आपको क्वेश्चन ऐसे समझना होगा बेटा, और बहुत जल्दी क्वेश्चन को लगाना होगा। ये 2 4 10 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हम धीरे धीरे करके हर टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देंगे। और हमने एक असंगत की क्लास भी पढ़ा दी है, क्लासिफिकेशन की एक क्लास पढ़ाई है, आप उसको पढ़ लो, वहाँ पर भी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। बड़ौदा, चेन्नई, बॉम्बे, कलकत्ता, कोचीन, पांडिचेरी, कानपुर, पूना, कालीकट, इसमें एक असंगत बताना है, मीन्स एक भिन्न बताना है। सेम वही क्वेश्चन है, कह रहा उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। जो निम्नलिखित समूह मीन्स ये जो दिए गए हैं लोग, इसमें एक लोग ऐसे होंगे जो और जो जिले हैं या राज्य हैं या देश जो भी दिया गया है क्वेश्चन में, वो उनसे भिन्न होगा। वो भिन्न है एक चेन्नई, तो आप ये बताना कि चेन्नई क्यों भिन्न है। आपको कमेंट करके बताना है कि चेन्नई जो है ये क्यों भिन्न है, ठीक है। सभी लोग बताएंगे, कोई भी चुपचाप नहीं बैठेगा, आंसर देते रहो, जिससे हमें भी समझ में आए कि आपको पढ़ाई समझ में आ रही है, वरना फिर मैं चैप्टर वाइज रीजनिंग पढ़ाऊँ, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके मुझे बता देंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो चैप्टर वाइज रीजनिंग चलाई जाएगी, लेकिन रीजनिंग आनी चाहिए, ठीक। चलिए फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, समझिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छात्रों का एक समूह सीधी पंक्ति में बैठा है और एक कॉन्सर्ट देख रहा है कि दिनेश बाईं तरफ से 5वीं सीट पर है। ये हमने कहा ये लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और दिनेश 1 2 3 4 5, दिनेश जो है बाईं तरफ से, हमने कहा ऐसे बैठे हुए हैं। आप लोग जब भी बैठना तो अपने सामने की ओर बैठना, जिससे आपको पेपर में क्वेश्चन करने में आसानी हो। दिनेश बाईं तरफ से 5वें स्थान पर, 1 2 3 4 5, दिनेश यहाँ बैठा हुआ है। क्वेश्चन जैसे जैसे कहा है वैसे बनाता जाओ उसको, ठीक है। क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा उसको बनाते चले जाएंगे।
निर्मेश बाईं ओर से 9वीं सीट पर बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ कौन बैठा है? निर्मेश। निमेश बैठा है, निमेश बैठा है। पंक्ति में सीट पर बैठा है। पंक्ति में बैठे छात्रों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या पूछ लिया, कुल संख्या तो आप नहीं बता सकते हो। जब तक अंतिम छात्र और ऊपर से स्थान या नीचे से स्थान नहीं दिया जाएगा तब तक कुल छात्रों की संख्या नहीं निकाली जा सकती। क्या बताओ, निकाली जा सकती है कि नहीं? अब बताइए। अब कह रहा है दिनेश और निमेश के बीच 4 छात्र बैठे हैं। पहला वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? चलो देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से समझो। पहला ऑप्शन कह रहा है दिनेश और निमेश के बीच 4 छात्र बैठे हैं। 1 2 3 ही छात्र बैठे हैं, तो पहला वाला सही नहीं हो सकता। ठीक है, फिर अगला कह रहा राजेश बाईं ओर से 6ठी सीट पर बैठा है और दिनेश के तुरंत दाएं है। राजेश बाईं ओर से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे राजेश अगर बैठेगा, समझते जाना, राजेश यहाँ पे बैठा है, बाईं ओर से 6ठी सीट पर बैठा है और दिनेश के तुरंत दाएं है। जब दिनेश ऐसे बैठे हैं तो राजेश इनके 6ठी सीट पे अगर बैठा है बाईं ओर से तो तुरंत दाएं हो सकते हैं। चलो अगला आओ। सतीश बाईं ओर से 8वीं सीट पर बैठा है और निमेश के तुरंत बाएं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, सतीश यहाँ बैठा है और क्या है, निमेश के तुरंत बाएं है। निमेश के तुरंत बाएं भी है। अगला आओ। तो क्या कहा है इसमें, क्वेश्चन क्या कहा है? ये क्वेश्चन पहले पढ़ लें इसका, हमें लग रहा है हम फिगर ही बनाते रहेंगे, क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। छात्रों का एक समूह सीधी पंक्ति में बैठा है और एक कॉन्सर्ट देख रहा है। हमें लग रहा है बेटा इसका क्वेश्चन को छूटा हुआ है, कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है, क्योंकि इसके आगे कुछ क्वेश्चन हमें लग रहा है कुछ छूट गया है। ये देखो, छात्रों का एक समूह सीधी पंक्ति में बैठा है, उसके आगे क्वेश्चन गायब हो गया। चलो इसको छोड़ दो, अब अगला क्वेश्चन समझो, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा हमारा। चलो, प्रश्न दिया गया ए और बी, सी और डी के बच्चे हैं। ए और बी जो हैं, आप समझना इसको। आओ शादी कराते हैं आज तुम्हारी। ए और बी, सी और डी के बच्चे हैं। ए और बी 2 लोग हैं, वो सी और डी के क्या हैं? बच्चे हैं। सी और डी क्या हो सकते हैं? हस्बैंड और वाइफ हो सकते हैं। सी और डी, इनके 2 बच्चे हैं। कौन कौन से? एक ए है और एक बी है। ठीक है, 2 बच्चे हैं। ए लड़का है और उसकी 2 बहनें हैं। ए लड़का है और इसकी 2 बहनें हैं। ठीक है, एक बहन और कोई होगी। जबकि बी के 3 भाई हैं। जबकि बी के 3 भाई हैं। सी और डी के कितने बच्चे हैं? क्वेश्चन तो कुछ और कह रहा है, आंसर तो कुछ और पूछ रहा है। चलो उससे हमारा कोई मतलब नहीं। ई सी डी का पति है, हस्बैंड और वाइफ तो यहाँ पे पता चल रहा है ना, आंसर हमारा आ गया। वो क्वेश्चन कुछ भी पूछे, ठीक है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में आओ, 5 5 6 बजे तक छोड़ दो। उसने कहा ए और बी, सी और डी के बच्चे हैं। अगर सी और डी के ए और बी दोनों बच्चे हैं, मीन्स आप 2 लोग अपने माता पिता की संतान हो, तो ये दोनों लोग हस्बैंड और वाइफ होंगे कि नहीं होंगे? तो कह तो रहा सी डी का पति है, बस सीधी सी बात है, सी डी का पति है। हमारा आंसर आ गया। पूरा फिगर बना के काहे समय वेस्ट करेंगे पेपर में? बेटा ऐसे ही ऑप्शन पेपर में देखे रहना, ये ना हो कि पूरा फिगर बनाने के चक्कर में अपना समय वेस्ट करो। यही चीज़ आपको सीखना, इसीलिए प्रैक्टिस बैच चलाया जा रहा है, यही चीज़ें सिखाने के लिए। पढ़ाने का बैच कुछ और होता है, वहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके फिर बताया जाएगा कैसे होता है। यहाँ पे क्या होगा कि आपको सिर्फ ऑप्शन कैसे टिक करना है ये बताया जाएगा। प्रैक्टिस बैच इसीलिए ज़रूरी है। प्रैक्टिस में आपको सिखाया जाएगा कि तुरंत का तुरंत आंसर कैसे लगाओ। पूरा का पूरा फिगर बना के हम समय वेस्ट करते और आंसर नहीं निकाल पाते, उसके बाद भी बहुत लोग फंस जाते। और आंसर देखो यहाँ पे तुरंत पहले ही दे रहा था, हमने पहले ही टिक लगा दिया। चलो बनाओ जल्दी से, पढ़ो, नहीं तो शादी हो जाएगी इसी में। ब्लड रिलेशन में तो शादी करानी ही पड़ती, मजबूरी हो जाती है। क्या करें, शादी नहीं होगी तो रिलेशन नहीं बनता। आइए क्या कह रहा है? कह रहा है प्रश्न, ए बी का पति है और सी ए का पुत्र है। ए जो है बी का क्या है? पति है। ठीक है।
सी जो है ए का पुत्र है, सी जो है ए का पुत्र है, ठीक है। जैसा जैसा कहे वैसे बनाते चले जाओ। फिर क्या कह रहा है, डी और ई एफ के बच्चे हैं, एफ के 2 बच्चे हैं, कौन, डी और ई, ये दोनों क्या हैं, बच्चे हैं एफ के, ठीक है, बच्चे हैं। ए और बी की बहू और डी और ई एफ के बच्चे हैं जो ए और बी की बहू है, ये ए और बी की क्या है, बहू है। बहू तो मीन्स ये इनका पुत्र है, इसकी शादी इसके साथ हुई है तभी तो बहू हुई है ये, तो ये हस्बैंड और वाइफ हो गए। देखो ये तुम्हारे माता पिता, चलो तुम्हारी शादी करा ही देते हैं, ये तुम्हारे माता पिता, ये तुम हो। अगर ये माता पिता की बहू है तो ये तुम्हारी पत्नी ही तो होगी। और तुम्हारे कितने बच्चे हैं, 2, और गवर्नमेंट ने कह दिया हम 2 हमारे 2, याद रखना इससे ज़्यादा होने नहीं चाहिए, ठीक। तो ये हो गया हस्बैंड और वाइफ, तो ये 2 लोग हो गए, आपके 2 बच्चे हो गए। अब आओ क्वेश्चन पे आओ, क्या कह रहा है, सी और एफ के बीच क्या संबंध है, सी और एफ के बीच क्या हो तुम, ये दोनों लोग, तुम दोनों लोग हस्बैंड और वाइफ हो कि नहीं हो, पति पत्नी हो। देखो कहीं पर ऑप्शन दिया गया है, सी की 2 बहनें हैं, एक उस सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। देखो अभी मेरी बात एक और समझ लो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, सी और एफ के बीच क्या संबंध है, तुमने आंसर निकाल दिया कि वो दोनों लोग पति पत्नी हैं, लेकिन ऑप्शन क्या दे रहा है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। अब इनके ऑप्शन समझो, तुम कहोगे सर जी हम निकाले हैं पति पत्नी, ऑप्शन में दे ही नहीं रहा पति पत्नी, टिक किस पे लगाए ना, तो ये चीज समझना है। सी की 2 बहनें हैं, एक उससे बड़ी है दूसरी उससे छोटी है, यहाँ पे कहीं सी की 2 बहनों का उल्लेख किया गया, नहीं किया गया, तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बी पे आओ, सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, सी जो है अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है कि नहीं है, सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, क्योंकि उसकी शादी इसके साथ हुई और कोई पुत्र का उल्लेख ही नहीं है, तो सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। ये आपने आंसर पे टिक करना। अब तुम सोच रहे हो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सर टिक किस पे करा रहे हैं, क्वेश्चन पूछा था सी और एफ के बीच में क्या संबंध है, सी और एफ के बीच में संबंध है कि वो दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन उसने क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नहीं बनाया, उसने ऑप्शन को, यही करेगा पेपर, याद रखना तुम लोग, पेपर यही करेगा आपका, और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि करें तो क्या करें यार, इसमें किस पे टिक लगाएं, ये तो साला पूछ कुछ रहा है, टिक हम किसी और पे लगा रहे हैं। तो यही चीज़ आपको सीखना है। ऑप्शन में आया तो हमने देखा सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, और हमारा ये जो है संबंध बन रहा है कि सी जो है अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, ये संबंध शो कर रहा है, शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसी पे टिक लगा दो और आपका आंसर 100% सही है। चलो, एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी, एक दर्पण में जब आप देखते हो तो पता चलता है कि एनालॉग घड़ी में 1:30 हुआ है, तो सही समय बताओ क्या होगा। तो सही समय, घड़ी का समय बराबर, घड़ी का समय बराबर, ये सब हमने पढ़ाया है आपको, समय बराबर 12 माइनस दर्पण का समय, दर्पण का समय। हमें सही समय बताना मीन्स घड़ी का समय बताना है, घड़ी का समय बताना है, तो 12 से दर्पण का समय हमें माइनस करना है। कितना बज रहा है, 1:30 हो रहा है। इसको इससे घटाने का तरीका समझना, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो ये जो लिखा गया है ये मिनट ही तो है, ये मिनट है। अगर यहाँ पे 12 हो रहा है, इधर घटाना है, तो 1 घंटे को उधर भेज दो, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो ये आप एक जो कैरी भेजो उसको 60 समझना, ये नहीं कि आप उसको लिख दो कि हाँ वो 1 कॉमा दे दो 10 बना दो उसको, ये 60 हो जाएगा। बहुत लोग क्या करेंगे, ये 0 लिखेंगे और इसको 1 कैरी देकर 10 से 3 घटाएंगे, दिमाग मत खराब करना मेरा, ठीक है। जब ये 12 है और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, जब 1 घंटा उधर भेज रहे हो तो कितने मिनट भेज रहे हो, 60 मिनट उधर भेज रहे हो, 60 से 30 घटाओगे कितना आएगा, 30, और जब 1 हासिल चला गया कितना बचा, 11, 11 से 1 घटाओगे कितना आएगा, 10, 10:30। ये सारे क्वेश्चन आपके यूपी SSC के आए हुए हैं, ठीक है। मेहनत से पढ़ाई करो, यही पूछा जाएगा पेपर में। और तुम लोग ध्यान रखना, ये घटाने वाला मूड मेरा बिल्कुल खराब मत करना पेपर में,
जी वहाँ भूल जाओ, जाके 1 कैरी दे दो, घटा के चले जाओ 70 लिख दो। कभी भी घंटे में जब भी घटाना तो 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। जब उधर कैरी भेजोगे तो 60 मिनट बनेगा, तब जाके घटाना। ठीक है, एक एक पॉइंट समझा रहे हैं तुम्हें। चलो अगला बताओ, 17, 19, 23, 29, 33, 37, 41 दी गई संख्याओं की श्रृंखला में एक संख्या गलत है और उस गलत संख्या का पता लगाओ। कोई एक संख्या है जो गलत है, गलत का मतलब असंगत है, उसी संख्या को आपको बताना है। कौन सी संख्या असंगत बताओ जरा से, कौन सी संख्या असंगत है? 17, 19, 23, 29, 33, 37, 41, हमें लगता है 33, क्योंकि और सभी जो संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है ना। 17, 19, 23, 29, 37, 41 ऐसी संख्याएं जो एक से बड़ी हों और स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, मीन्स प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक, तो 33 जो है देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये स्वयं से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। जब सबसे कटेगा तो यही आंसर होगा ना। चलो असंगत पूछा था ना। आओ बताओ, एक घड़ी में 4:30 हो रहे हैं। यदि घंटे की सुई उत्तर में है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? वेरी गुड। चलो पहले घड़ी बनाया जाए ना। चलो ये लो घड़ी आ गई। एक घड़ी में क्या हो रहा है? 4:30 हो रहा है। 30 मिनट का मतलब है मिनट की सुई यहाँ पे है 6 पे और घंटे की सुई यहाँ पे है कहाँ पे? 4 पे। 4 थोड़ा ऊपर कर दिया ना, नहीं तो तुम कहोगे बड़ा पास आ गया 4। ये 4 है, ठीक, इसके बीच में ये 5 है। ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है, ठीक। और जो क्या कह रहा है, तो मिनट की सुई किस दिशा में? घंटे की सुई क्या दिखा रहा है आपको? उत्तर दिशा दिखा रहा है। यहाँ पे उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा है। अब एक बात को और समझना, आप लोग समझा देते हैं। जैसे आपको दिशा की बात करेगा तो आप ऐसे लाइन खींच लेना, ठीक है। और ये आपका होता है पूरब और ये आपका होता है पश्चिम, ये आपका होता है उत्तर और ये आपका होता है दक्षिण। होता है ना? होता है, ठीक है। अब समझना, उत्तर दिशा कहाँ आ गई? यहाँ पे देखो, उत्तर दिशा यहाँ से यहाँ आ गई, इस जगह पे आ गई। दूसरी लाइन खींच लेना एक दूसरे पॉइंट से। उत्तर दिशा यहाँ पे आ गई है, देखो, ठीक। तो उत्तर यहाँ से कितना घूम के आया है? 90 और 45, 135 डिग्री घूम के आया है। तो पूर्व जो आपका है, समझते जाना, ये इतना जो है 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री का आधा 45 होगा। तो टोटल जो ये राउंड किया कितना किया है? 145 डिग्री राउंड किया है, ठीक है। तो ये पूर्व है, ये भी 145 डिग्री घूमेगा और पूर्व आपका यहाँ आ जाएगा। ये पूर्व यहाँ आ गया। समझते जाना भैया सभी लोग, बहुत अच्छे से समझना मेरी बात को, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो हिल जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से उत्तर खिसक के यहाँ गया है, कितना घूम के आया? 145 डिग्री। तो यहाँ से पूर्व जो खिसक के जाएगा 145 डिग्री जाएगा। ये दिशा आपको बतानी कौन सी है? ये दिशा आपको आंसर में बतानी कौन सी है, क्योंकि इसमें कहा है मिनट की सुई किस दिशा में है, ठीक है। 145 डिग्री घुमाना है, तो मीन्स जो ये वाली दिशा होगी आपकी वो घूम के यहाँ पे आएगी। ये वाली जो दिशा होगी आपकी वो घूम के कहाँ जाएगी? यहाँ पे, क्योंकि ये इतना बन जाएगा 90 और ये बन जाएगा 135। तो ये दिशा आपकी कौन सी है? उत्तर पूर्व है। ये जब यहाँ घूम के आ जाए, देखो ये पूरा जो घूम, अब पूरा, अरे यार अब चलो एक और फिगर बनाए तब तुमको समझाएं, बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब समझना, यहाँ पे ये ऐसे लाइनें खींच लो, ठीक है। ये दिशा आपकी उत्तर पूर्व की है, ठीक है, उत्तर पूर्व की है, ठीक है। और ये जब आप इतना घूम के आओगे, ये पूरा इतना कोण, तो ये कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। ये सब 135 डिग्री घूम रहा है, ठीक है। 145 नहीं, 90 और 45 135 होता है, सॉरी वो गलत से बोल गए, ठीक। 135 डिग्री घूम रहा है। तो जब ये वाला यहाँ घूम के आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। मिनट की सुई आपकी यहीं तो है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। बात समझ गए सभी लोग? ऐसे घुमा लेना पेपर में। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, हमें हंसी आ रही यार।
तुम लोग बताओ जल्दी से, समझ में आ रहा है? बेटा आप एक बार प्रयास करना, अगर नहीं आएगा फिर बताना, फिर नेक्स्ट क्लास में और 1 2 3 क्वेश्चन हम इसके ले लेंगे, तब समझाएंगे अच्छे से, ठीक? आप बता देना, शर्माना बिल्कुल नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो बता जरूर देना, बेइज्जती से मत डरना। चलो और फिर वैसा ही क्वेश्चन आया, अब समझना, फिर से समझना। P इंटू क्यू माइनस एस कह रहा है A प्लस बी का अर्थ है A B की पुत्री है, तो P इंटू क्यू का क्या अर्थ होगा? P जो है क्यू की क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी। अब इतने का समझो, ये क्या कह रहा है? माइनस वाला। A माइनस बी का अर्थ है A B की पत्नी है, A जो है B की पत्नी है, तो Q माइनस S का अर्थ हो जाएगा Q S की पत्नी है, मीन्स ये पति हो जाएंगे, और ये इनकी क्या है? पुत्री है। तो ये हस्बैंड और वाइफ, ये इनकी क्या हो गई? बेटी। ये दोनों लोग हस्बैंड और वाइफ हो गए, और इन दोनों लोगों की ये क्या हो गई? बेटी हो गई, ठीक है? अब क्या कहा? एस पी का पिता है, एस जो है पी का पिता है कि नहीं है? ये आप हो, ये आपकी मम्मी है, और ये आपके पापा हैं, क्योंकि इन दोनों लोगों की शादी हुई है। तो जब शादी हुई है तो ये हस्बैंड और वाइफ होंगे, तो ये आप हो, ये आपकी माता है, ये आपके पिता हैं। तो पी के पिता कौन है? एस हैं, तो एस जो है पी का पिता है, सही है, यही पूछा था। समझ गए सब लोग? तुरंत आप अपने आप को बैठाल देना और आपका आंसर सही निकलेगा। दूसरे को मत बैठा लो, अपने आप को बैठा लो, आंसर ही तो टिक करना है। काहे शर्मा रहे हो अपने आप को रखने पे उस जगह पे? ठीक, तुरंत अपने आप को पुट करो और आंसर निकाल लो। आगे बढ़े, चलो आइए। एक्सटर्नल को ये कहते हैं, प्रैक्टिस को ये कहते हैं, एनालिसिस को क्या कहेंगे? चलिए, एक्सटर्नल को क्या कहते हैं? EXTERNAL, एक्सटर्नल को कहते हैं TYUISOEM। ये आई है, ये यहाँ पे आई कर लो, ये गलत है, टाइप गलत है, ठीक है? ये आई है, ठीक? बताओ कितने लोग समझ पा रहे हैं इसको? ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से देखो। देखो समझ में आ रहा है सबको? बताइए, सबको समझ में आ रहा भैया? अब देखो यहाँ पे बनाना है हमें, और हमें किसका आंसर बना के देना है? एनालिसिस का। एनालिसिस का कोड क्या बनेगा? सब लोग बिल्कुल अच्छे से समझो, और अभी बनेगा ना। देखो L कितने पे होता है? 12 पे, और ये कितने पे है? 13 पे। तो इसमें क्या किया गया? 1 जोड़ा गया, 12 1 13। तो आप S कितने पे होता है? 19 पे, इसमें 1 जोड़ दो, क्या आ जाएगा? सॉरी, वो दिखाई नहीं दे रहा होगा धन्ना, बहुत ज़्यादा किनारे हो गया है। चलो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं ना, एनालिसिस। ये देखो ANALYSIS, S कितने पे होता है? 19 पे, इसमें 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 20, और 20 पे क्या होता है? T। तो देखो लास्ट में T कहाँ पे? सब में दे दिया T। बहुत होशियार है क्वेश्चन, ठीक है? अब आगे देखो, और N का क्या होता है? N होता है 14 पे, O कितने पे होता है? 15 पे, मीन्स इसमें भी 1 जोड़ा गया। तो आप फिर S 19 पे है, इसमें 1 जोड़ दो, 20, और 20 का मतलब क्या हो जाएगा? T। एक छोड़ के जोड़ना है। तो देखो TOT, TJT, सब यार वाकई में बहुत होशियार है ना, बहुत ही ज़्यादा होशियार है क्वेश्चन ये। हमने TT भी निकाल लिया तो फिर वो कॉमन बना दिया। चलो कोई बात नहीं, अब आगे और देखो। R में 1 जोड़ा गया, ये 18 पे होता है, ये 19, R में 1 जोड़ दिया गया, मीन्स जितने हैं ये संख्या, इसमें 1 जोड़ा गया। Y में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? Z। अब आप एक बात को और समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो E में कितना जोड़ा गया? तो I, ये E में जोड़ा गया नहीं गया है। आप पढ़े होंगे AEIOU, ये क्या है बेटा? हमारे अंग्रेजी के वॉवेल हैं ना, AEIOU। तो देखो E के बाद क्या आता है? I, तो इन्होंने देखो E के बाद I बनाया है इसको, ठीक है? देखो E के बाद क्या आता है? I, तो इन्होंने E के बाद I बनाया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A के बाद क्या आता है? E, तो इन्हें A के बाद E बना दिया है। देख रहे हो क्वेश्चन को? समझ में आ रहा है? इन्होंने वॉवेल का जो शब्द दिया गया उसके आगे वाले शब्द को बना दिया, बस उसमें कुछ जोड़ा घटाया नहीं है।
मैं क्वेश्चन देख रहा था बहुत अच्छे से, तब जाके समझ पाया हूँ। ठीक है, देखो ए के बाद ई आता है, तो एक इन्होंने ए के बाद ई लिख दिया। देखो ए के बाद ई आया है वोवेल में, तो ए के बाद इन्होंने ई लिख दिया। ई के बाद आई आता तो ई के बाद आई लिख दिया। ई के बाद आई आता तो ई के बाद आई लिख दिया। और इसमें बताओ ए के बाद क्या आता है, देखो ए के बाद क्या था, ई, तो मीन्स इसकी स्टार्टिंग ई से होगी। एन को छोड़ दो, फिर यहाँ पे ई, और जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, जितने स्वर और व्यंजक दो होते हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं, स्वर में वही वाला शब्द के बाद दूसरा वाला शब्द लिख रहे हैं। और जितने भी देखो व्यंजक हैं, ये व्यंजक ही तो हैं, एन, आर, टी और एक्स, इन सब में एक जोड़ रहे हैं। स्वर के में उसके बाद वाला शब्द लिख रहे हैं, जो हमें वॉवेल दिए गए हैं, वॉवेल में उसके बाद वाला शब्द और कॉन्सोनेंट में एक जोड़ रहे हैं। तो एन में एक जोड़ दो, क्या आ जाएगा, ओ। एल में एक जोड़ दो, एम। देखो ई ओ ई एम, ई ओ ई एम ये नहीं होगा, ई ओ ई एम ये नहीं होगा, ई ओ ई एम, जेड टू, आई के बाद क्या आता है, आई के बाद देखो ओ, आई के बाद ओ, ये ई ओ ई एम जेड टी ओ टी, ये देखो आंसर आया आपका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे और सभी लोगों को अच्छे से समझना होगा। मेहनत तो है भाई, क्या बताया जाए, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। ये सब क्वेश्चन तुम लोग कभी पढ़े तो हो नहीं, जहाँ भी पढ़े हो आसान आसान पढ़ लिए हो, कठिन कौन पढ़ेगा। पेपर में तो कठिन है पूछा जाता है, आसान नहीं पूछा जाता। अगर हमें अपना चैनल चलाना होगा तो मैं आसान आसान पढ़ा दूंगा, तुम्हें अच्छा लगेगा तुम चला दोगे। लेकिन हम चाहते हैं चैनल हमारा कम चले, तुम्हारा सिलेक्शन ज़्यादा हो। जो पेपर पूछता है वही पूछा आपसे, आपको क्वेश्चन करा। ये यूपी SSC का आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। अगर 2018 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो आपके पेपर में पूछे जाने की संभावनाएं पूरी हैं। समझ गए, कोई कठिन नहीं था, बस सोचना था कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट के ऊपर इतना ज़बरदस्त कर सकता है क्या। आप सोचो, आप एक बात को सोचो, वो एक छोटा सा बच्चा बचपन का प्यार लेके कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हाँ, बचपन का प्यार थे उसका था, और अपने बचपन को प्यार को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और तुम कम से कम इतने बड़े हो गए हो, अपने प्यार को बुढ़ापे तक तो ले ही जाओ ना। तो कम से कम थोड़ी सी तो मेहनत करो। जब मेहनत करोगे तभी तो ये सब समझ में आएगा। ठीक है, वो बचपन का प्यार का बच्चा, अभी छोटा सा बच्चा, वो अपने बचपन को प्यार को बुलंदियों पे पहुंचा दिया। आज उसका बचपन का प्यार बुलंदियां छू रहा है, और तुम्हारा ये जो बुढ़ापे का प्यार है अभी यहीं का यहीं है। अरे अपने प्यार को भी थोड़ा आगे बढ़ाओ, मेहनत करो, नौकरी पाओ, जीवन जियो अच्छे से कम थोड़ी तो लाइफ एंजॉय करो। तो बेटा देखो, सिलेक्शन पाने के लिए थोड़ा सा तो कठिन पढ़ना होगा हमें, थोड़ी सी तो कठिनाई हमें झेलनी होगी अगर सिलेक्शन पाना है। और हमें सिर्फ मौज मस्ती करनी, सिर्फ पढ़ना है तो आप बता देना कल से आसान वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। हमें क्या करना है यार, हम आसान क्वेश्चन पढ़ाएंगे, हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है इतनी कि कठिन क्वेश्चन पढ़ाया जाए। समझाने में मेहनत लगती कठिन क्वेश्चन को। चलिए आइए, ये दिया गया है कैम्फर को DCP TMUV, ट्रबल को ये, प्लम्बर को क्या कहते हैं। तो अब एक बात समझना, कैम्फर दिया गया CAMPHOR और इसको कहता है DCP TMUY। सी के बाद क्या आ गया, D, 3 में एक जोड़ दिया गया, क्या आ गया, 4। और ट्रेवल को क्या कहा, TROUBLE, ट्रेवल को कह रहा है UTRYGRL। ट्रेवल में एक जोड़ दिया, ये 20 पे होता है, एक जोड़ दिया, क्या आ गया, 21। आपसे पूछा क्या है, प्लम्बर, PLUMBER, प्लम्बर P कितने पे होता है, 16 में एक जोड़ दो, क्या आएगा, 17। और 17 पे क्या होता है हमारा, क्यों। आंसर में देखो क्यों कहाँ पे है। कभी कभी आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आप कभी प्यार सफल हो जाएगा ना, आप नौकरी पा जाओगे। किस्मत अच्छी होगी तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी मिल जाएगा
कि पूरे क्वेश्चन को मैच भी नहीं कराना पड़ेगा, आप ऐसे सेकंडों में आंसर दे दोगे, पूरे क्वेश्चनों को नहीं मैच कराना, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। समझ गए? कोई परेशानी? ये कोडिंग डिकोडिंग है। जितने बच्चे कोडिंग डिकोडिंग शुरुआत नहीं पढ़े हैं उनके लिए परेशानी हो सकती है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर नहीं पढ़े हो तो कमेंट करके बता देना। हम कोडिंग डिकोडिंग की 2-3 क्लास पढ़ा देंगे जिससे पेपर बीट हो जाए, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही पेपर में आएंगे, खराब लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। चलो इसका आंसर तुम बताओ जल्दी से, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बताओ क्या आएगा इसका आंसर, लगाओ आज कमेंट करके तुम बताओ, सभी लोग लगाइए, जल्दी से बताइए। समझ में आ रहा है ना, कोडिंग डिकोडिंग का है ये भी। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़ा जाएगा आगे आंसर? ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से। कोई परेशानी कहीं पर? चलिए आइए, अब मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैथ के क्वेश्चन, और मैथ के क्वेश्चन भी आज ठीक ठाक होंगे, थोड़ा सा अच्छे, और यूपी ट्रिपल एससी के पूछे गए ही क्वेश्चन हैं। आज हमने जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं यूपी ट्रिपल एससी के पूछे हुए क्वेश्चनों को उठाया है, जिससे आपको ये ना लगे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो ख़राब पढ़ रहे हैं। आप जितना पढ़ रहे हो उतना सॉलिड पढ़ रहे हो, आप पेपर दे के आओगे तो कहोगे एक बार मेरा नाम जरूर लोगे 100%। आइए मैथ की शुरुआत करते हैं। हमने कहा था कि आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि आप मैथ और रीजनिंग हमने दोनों उठा लिया एक ही में। अगर आज की क्लास आपको सही लगती है तो कमेंट करके बता देना, फिर पर डे रोज ऐसे ही क्लास बना दी जाएगी। 15 क्वेश्चन मैथ, 15 क्वेश्चन रीजनिंग, या 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 10 क्वेश्चन मैथ, जैसा आप कहेंगे ऐसा कॉम्बो चला देंगे और वो पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए जैसा आपको अच्छा लगे। कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है 111 से 245 तक की सभी विषम संख्याओं का माध्य क्या है। 111 से 245 तक की विषम संख्याओं का औसत बताना है। ठीक है, 111 के बाद क्या आएगी विषम संख्या? 113 के बाद क्या आएगी? 115 डैश 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 243 के बाद क्या आएगी? 245। आपको कहाँ से कहाँ तक की बताना है? 111 से कहाँ तक की? 111 से 245 तक की। 111 से मतलब वो भी शामिल है, से का मतलब वो उसमें है। 111 से 245 तक की विषम संख्याओं का औसत बताइए। और विषम संख्याओं में बेटा गैपिंग हमेशा समान होगी। सम और विषम संख्या अगर हैं तो उनमें गैपिंग समान होगी, और जब भी गैपिंग समान हो तो एवरेज बराबर होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे में 2। ये हमने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया है। 5 1 6, 4 1 5, 2 1 3 बटे में 2, 2 1 का नाम 2, 2 7 14, 2 8 16 कितना आ गया? 178। बताइए कोई परेशानी किसी को? सबको समझ में आ रहा है? कहीं पर कोई दिक्कत? उसने से कहा है 111 से 245 तक की, तो आप 111 से 245 तक की जोड़ोगे ना, क्योंकि वो भी शामिल है उसी में। तो कहा 111 से 245 तक की विषम संख्याओं का एवरेज बताइए। विषम संख्याओं में गैपिंग समान होती है, 2-2 की गैपिंग होती है विषम और सम संख्याओं में। ठीक, चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, समझिए, पढ़िए जल्दी से। 4 मोमबत्ती हैं, 4 मोमबत्ती हैं जो आप अपने पढ़ाई के लिए जलाते हो। समझना, 4 मोमबत्तियां हैं जिनके जलने की क्षमता क्रमशः 5 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, ये उनकी क्षमता है जलने की। कह रहा है को एक कक्ष में एक ही समय ज्वलित किया जाता है। एक ही समय 5 घंटे वाली मोमबत्ती को, 4 घंटे वाली मोमबत्ती को, 3 घंटे वाली मोमबत्ती को और 2 घंटे वाली। मीन्स एक मोमबत्ती ये है, ये जो कितने घंटे जल सकती है? 5 घंटे जल सकती है। और एक मोमबत्ती ये है जो कितने घंटे जल सकती है? 4 घंटे जल सकती है। एक मोमबत्ती ये है जो कितने घंटे जल सकती है? 3 घंटे जल सकती है। और एक मोमबत्ती ये है जो 2 घंटे जल सकती है। ऐसी आपके पास 4 मोमबत्ती हैं जिनकी क्षमता है जलने की। ठीक, उन्हें कक्ष में उस समय तक जलाया जाता है। उन्हें एक कक्ष में जलाया जाता है, और किस समय तक जलाया जाता है? जब तक कक्षा में 3 मोमबत्तियां बुझ ना जाएं। जब तक कक्षा की 3 मोमबत्तियां नहीं बुझ जाती तब तक सभी को जलाया जाता है। ठीक, यदि प्रत्येक मोमबत्ती को जलाने का खर्च 1.5 रुपये है, 1 घंटे में जो खर्च है मोमबत्ती को जलाने में वो 1.5 रुपये का खर्च आता है।
तो टोटल कितने रुपए खर्च होंगे। ठीक, अब बात समझना भैया, आपने एक समय पे ये चारों मोमबत्तियां जला दी शुरुआत में ही, तो ये वाली मोमबत्ती कितने घंटे जलेगी, 2 घंटे। ये वाली मोमबत्ती कितने घंटे जलेगी, 3 घंटे। ये वाली मोमबत्ती कितने घंटे जलेगी, 4 घंटे। ये वाली जो घड़ी है 2 घंटे बाद बंद हो जाएगी ना, ये वाली मोमबत्ती जो है 2 घंटे बाद बंद हो जाएगी, और ये वाली घड़ी 3 घंटे बाद बंद हो जाएगी मोमबत्ती, और ये वाली 4 घंटे बाद बंद हो जाएगी। समझते जाना, उन्होंने कहा 3 मोमबत्तियां जब तक जलती हैं तब तक सारी मोमबत्तियों को जलाया जाता है। जैसे ही 3 मोमबत्तियां बंद हो जाती हैं, चौथी मोमबत्ती भी बंद हो जाती है। जैसे ही 3 मोमबत्ती बंद हो जाती है, वैसे चौथी ही बंद हो जाती है। ठीक, तो ये वाली मोमबत्ती जो है पहले 2 घंटे जली, फिर ये वाली 3 घंटे जली, फिर ये वाली 4 घंटे जली। इसके बाद जब ये वाली पहले बंद हो जाएगी, फिर उसके बाद ये वाली बंद हो जाएगी, फिर ये वाली बंद हो जाएगी। मीन्स एक समय आया कि ये तीनों बंद हो गई। जब तीनों बंद हो जाती हैं तो चौथी वाली को भी बंद कर दिया जाता है। उसके बाद कमरे की सारी लाइटें बुझा दी जाती हैं। ठीक है, तो ये वाली कितने घंटे जली, 2 घंटे जली। ये वाली कितने घंटे जली, 3 घंटे जली। ये वाली कितने घंटे जली, 4 घंटे। अब 3 मोमबत्तियों के बाद चौथी वाली को भी बुझा दिया गया। चौथे वाले की क्षमता तो 5 घंटे थी ना, लेकिन जलाए कितने घंटे जाएगा, 4 ही घंटे बाद, क्योंकि 3 मोमबत्तियां जब बुझ जाएंगी तो चौथी वाली को भी बुझा दिया जाएगा। तो चौथी वाली भी 4 ही घंटे जलेगी। टोटल कितने घंटे मोमबत्तियां जली, 4 4 8 2 10 1 3 13 घंटे टोटल मोमबत्तियां जली हैं। 1 घंटे जलने पे कितने रुपए खर्च होते हैं, 1.5 रुपए खर्च होते हैं। 13 घंटे जलने में कितना रुपए खर्च होगा, 13 गुणे 1.5, इसका गुणा कर दीजिए। 13 जीरो 0 का 0, 13 25 65 का 5 हाथी लगा 6, 13 का 9 13 6 19। मोमबत्तियों में कितने रुपए खर्च होंगे, 19.5 रुपए खर्च होंगे। इनको जलाने में 19.5 रुपए खर्च होंगे। ठीक है, आगे आइए। आगे जो क्वेश्चन दिया गया तीसरा, यदि a क्यूब प्लस b क्यूब 189 है और a इंटू बी का मान आपको दिया गया है 20, तो a प्लस b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए एक आपके जो पेपर में लगाया गया है, उन्होंने लगाया कि इक्वेशन से एक क्वेश्चन आएगा। अगर इक्वेशन से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसा हो सकता है आपके पेपर में। ठीक, देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब का मान आपको कितना दिया गया है, 189। a क्यूब प्लस b क्यूब का मान दिया गया 189। a इंटू बी का मान कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। हमें a प्लस b का मान निकालना है। बेटा जिसका मान निकालना है वो हमें इन ऑप्शन में ही दिया गया है, जिसका आपको मान निकालना है a इंटू बी का, a इंटू बी का मान निकालना है आप सभी लोगों को। पेपर ने आपसे a प्लस बी का मान पूछा है और वो आपको ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है। तो क्वेश्चन कभी भी ऐसा है तो आप लगाने की कोशिश मत करना, सिर्फ ऑप्शन के ऊपर कमांड करना, आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे a इंटू बी दिया गया है, इसको 2 भागों में आप तोड़ सकते हो। कैसे, 5 और 4। पहला जो प्रोसेस है तोड़ने वाला। ठीक है, हमने इसको फैक्टर कर दिया 5 और 4 में। आप इसका फैक्टर कहोगे सर आपने 5 इंटू 4 ही क्यों किया, 10 इंटू 2 क्यों नहीं किया। हाँ, आपकी बात भी सच है कि हमने 10 इंटू 2 क्यों नहीं किया, वो भी मैं बताता हूँ। जब किसी भी संख्या का फैक्टर करोगे तो जब 5 इंटू 4 में करेंगे तो देखिएगा ये वाला इक्वेशन आपस में संतुलित हो रहा है कि नहीं। जब 5 आप a की जगह पर रखोगे और 4 आप b की जगह पर रखोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। जब LHS बराबर RHS हो जाएगा तो पहले दूसरी वाली इक्वेशन तो आपकी संतुलित हो गई, तो पहली वाली पहले चेक करो कि वो भी संतुलित है या नहीं है। वो भी संतुलित होना चाहिए, मीन्स LHS बराबर RHS होना चाहिए। ठीक, तो 5 का क्यूब करो प्लस 4 का क्यूब करो। 5 का क्यूब कितना होता है बेटा, 125, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64, और दोनों को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 189। देखिए दोनों आपस में बराबर है कि नहीं बराबर है, LHS बराबर RHS। मीन्स फैक्टर ऐसा करना है कि दिए गए इक्वेशन आपस में संतुलित जरूर हों। आपको ऐसा फैक्टर बनाना है कि जो इक्वेशन दिए जाएं आपको, ये दोनों देखिए, एक इक्वेशन ये दिया गया आपको, एक इक्वेशन ये वाला दिया गया और एक इक्वेशन ये दिया गया। हमने a और b का यहाँ पे फैक्टर किया है ना, इस वाली जगह पे a और b का फैक्टर किया ना। फैक्टर ऐसा करना है कि जो आप वैल्यू निकालो वो दोनों इक्वेशन में पुट करने के बाद LHS बराबर RHS हो तो हमारे द्वारा दी गई वैल्यू सही है, फिर वही ले जाके आप आंसर में पुट कर देना। आपने a को कितना दिया 5, b को कितना दिया 4, और दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 9। समझ में आ रहा है सभी को, बताइए कोई परेशानी तो नहीं है। अगर कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बता दीजिए।
सभी लोगों को समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72 हैं। 50 लोगों की एक कक्षा है, बॉय और गर्ल उस कक्षा में है, ठीक है। उनका एवरेज आपको 72 दे रखा है। इस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 70 और 75 हैं, तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताना है। एक कक्षा है, उसमें बॉय और गर्ल की टोटल संख्या दे रखी है 50, ठीक है। आपको बॉय और गर्ल का एवरेज दे रखा है, बॉय और गर्ल का एवरेज दे रखा है। कितना दे रखा है? देखिएगा, बॉय का एवरेज दे रखा है 70 और गर्ल का एवरेज दे रखा है 75। तो यहाँ पे 70 रख दो और यहाँ पे 75 रख दो। और आपको हमने एवरेज वाली क्लास में बताया कि बीच में हमेशा क्या आता है? टोटल वाला एवरेज आता है। जो पूरी कक्षा का एवरेज दिया जाता है वो बीच में आता है। हमने आपको एवरेज वाली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया इस बात को ना, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बीच में 72 आ जाएगा। इसको इससे माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 3, और इसको इससे माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 2। तो रेशियो क्या बन जाएगा? बॉय और गर्ल का 3:2 बन जाएगा। हमारे पास टोटल 50 लोग हैं, 50 लोग हैं, और उनका रेशियो क्या आया है? 3:2 आया है। बॉय का रेशियो बॉय वाले के नीचे आता है और गर्ल का रेशियो गर्ल वाले के नीचे आता है, ठीक है। और हमें निकालना किसकी संख्या है बेटा? संख्या जो हमें निकालनी है वो लड़कों की निकालनी है ना। जिसकी संख्या निकालनी होती है उसके रेशियो से गुणा करते हैं, जिसकी संख्या निकालनी होती है उसके रेशियो से गुणा करते हैं और टोटल के योग से डिवाइड करते हैं। दोनों के योग से क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। 3 2 5, 5 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा? 10, और 10 3 30। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 30। बताइए, समझ में आ रहा है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है इस प्रैक्टिस बैच में तो आप हमारी क्लास जरूर ज्वाइन कर लो। हमने लगभग 7 से 8 क्लास एवरेज की पढ़ाई है जो पेट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप वो क्लासेस पढ़ लोगे तो हमारे इस मैथड को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। और जितने बच्चे पढ़े हुए हैं उनको तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ें फिर, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक वर्ग है, ठीक है। आपका एक वर्ग है, ये आपका एक वर्ग है, ठीक है। ये तो आयत जैसा लग रहा है ना। चलो अब वर्ग लग रहा है? बताओ, अब लग रहा है ना? एक वर्ग है, ठीक। इसकी प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है। हमने वर्ग में नंबरिंग कर दी ABCD की, ठीक है। इसकी प्रत्येक भुजा को 10% मीन्स इसको 10% बढ़ाया गया, इसको 10% बढ़ाया गया, इसको 10% बढ़ाया गया, इसको 10% बढ़ाया गया। और वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? समान होती हैं ना। ये तो आपको अच्छे से पता है। फिर कह रहा है एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो सबसे पहले आप बताओ कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? A² होता है ना। A जो होता है यहाँ पे वो वर्ग की भुजा होती है, ठीक। अब वर्ग का क्षेत्रफल A² है तो A में प्रतिशत वृद्धि बतानी, इसको 2 भागों में तोड़ दो, मीन्स A × A इसको लिख सकते हो। हमने कह दिया एक x है दूसरा y है। क्यों कहा? आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे ना कि हम इसको x और y क्यों बना रहे हैं। क्योंकि हमने आपको जब प्रतिशत वाली क्लास पढ़ाई थी उसमें बताया था कि जब भी 2 चीज़ें कभी भी बढ़ें उसके बाद टोटल परिवर्तन की बात करें, जब भी 2 चीज़ें बढ़ें तो उसके बाद टोटल परिवर्तन की बात करें तो आप वहाँ पर क्या लगाओगे? प्रतिशत परिवर्तन वाला फॉर्मूला लगाओगे। प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? प्रतिशत परिवर्तन का क्या होता है? +-x +-y +-xy अपॉन 100। यही तो प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला होता है। जब बढ़ाया जाता है तो प्लस, जब घटाया जाता है तो माइनस, जब बढ़ाया जाता है तो प्लस और जब घटाया जाता है तो माइनस। अब भुजाओं को दोनों बार क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है। और क्षेत्रफल में परिवर्तन कह रहा है। एक बार 10% यहाँ पे बढ़ाया गया और एक बार 10% यहाँ पे बढ़ाया गया, ठीक। तो x में 10% बढ़ाया गया 10, फिर y में 10% 10 + 10 × 10/100। 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20, प्लस का 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 1, और 20 और 1 21% बन जाएगा। समझ गए बात को? बताइए। हमने बहुत समय ले लिया आपको समझाने में इसको। आप जाके जितने बच्चे नहीं समझे हो अभी तक, जो लोग क्लास छोड़ के बैठे हुए हो और पढ़ रहे हो, वो जाके
परसेंटेज की क्लास पढ़ लेंगे, उसके बाद कमेंट में बताएंगे कि हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। ऐसे मत बताया करो कि हमें समझ में नहीं आ रहा। जब तक आप जाके पूरी क्लास नहीं पढ़ोगे परसेंटेज की, तब तक आपको फास्ट रिवीजन क्लास बिल्कुल नहीं समझ में आने वाली। तभी समझ में आएगी जब आप पूरी क्लास को ज्वाइन किए होगे, ठीक। तो सबसे पहले आप परसेंटेज की क्लास अपलोड है, आप उसको पढ़ लो, उसके बाद हमें बताना कि रिवीजन क्लास नहीं समझ में आती। ऐसा इम्पॉसिबल है कि ना समझ में आए, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या के 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत 12 है, तो संख्याएं बताइए। संख्याएं बताना है, संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत दिया गया है, ठीक है। संख्याएं बताना और संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत दिया गया है। संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत दिया गया है। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, ठीक है। 3 संख्याएं, जो आपसे क्वेश्चन पूछा है संख्याएं बताइए, बात को समझना। एक जो क्वेश्चन आपसे पूछा है संख्याएं बताइए, वो जो ऑप्शन में दे रखा है ये आपकी संख्याएं ही दे रखा है। दे रखा है कि नहीं दे रखा? दे रखा है ना, संख्याएं दे रखा। उसने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, तो देखो 10 दूनी 20। आगे क्या कह रहा? और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 2 गुनी, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। ये तो सब जगह वही बन गया यार। जो उसने पहला वाला काम कहा, देखो क्या 1 2 3, 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी है? 2 गुनी, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितनी है? 2 गुनी। यही तो कहा, दूसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या से 2 गुनी है। यही तो 2 चीज कह रही ना, यही तो कह रहा है आपसे, ठीक। तो अगर आप बात करो, देखो अब यहाँ पे जो ऑप्शन, हम इस बात को समझने का प्रयास करें तो शायद ऑप्शन से आंसर आ जाता। हम ये समझने के लिए कर रहे थे, लेकिन ऑप्शन से आंसर आपको बनाने के लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी होगी। आंसर तो बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। कैसे? देखो अब देखो, पहली संख्या दूसरे से 2 गुनी, तो 10 दूनी 20। दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 4 दुनिया। जो ये वाला फैक्ट कह रहा है, ये सभी ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं। जो ये वाला फैक्ट कह रहा है, ये सभी ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं। तो इससे मेरा कोई भी ऑप्शन नहीं कटा। लेकिन दूसरा क्या कह रहा है, एक और बात सुनो। एक कह रहा संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत 17 है। संख्याओं के व्युत्क्रम का मतलब जैसे कि 16 है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/16। जैसे 8 है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/8। जैसे 4 है तो इसका व्युत्क्रम 1/4 हो जाएगा, ठीक है। संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत कितना है बेटा? 12 है ना। संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत 7/12 है, 7/12 है, ठीक है। और हमें लगता है जहां पे 36 एलसीएम यहाँ पे ऐसा कोई एलसीएम नहीं बनेगा कि आपको सम संख्या मिल जाए। ऐसा कोई एलसीएम नहीं बनेगा जहाँ पे कोई, क्योंकि इसके लास्ट में आप जो यहाँ पे एलसीएम लोगे वो 50 लोगे या 60 लोगे। 60 लोगे, 60 को कभी भी काटने पर 12 आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। चलो और ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन जल्दी से चेक करो। व्युत्क्रम की बात किया है ना, हमारे पास संख्याएं क्या है? सबसे पहले हम ऑप्शन सी से शुरुआत करते हैं। अप्रॉक्स बच्चे एक बात को ध्यान रखेंगे, आप सोचेंगे विपिन सर सी को ही क्यों लेते हैं? आप भी पेपर में सी को ही लेना, ऑप्शन में सी से ही शुरुआत करना। ए और सी, उसके बाद किसी और ऑप्शन को चेक करना। पहले ए को चेक करना या सी को चेक करना, इन दोनों में पहले एक को प्रेफर करना, उसके बाद आप किसी ऑप्शन को चेक करना, ठीक है। जब भी ऑप्शन चेक करना हो तो पहले सी को, उसके बाद ए को। उनके व्युत्क्रम कर लिया हमने, व्युत्क्रम, ठीक है। व्युत्क्रम का योग करो, कितना आएगा? 36। 36 एक नाम 36 तो 1, 18 दूना 36 तो 2, 9 चौको 36 तो 4, 4 2 6, 7/36, 7/36 आ गया। इनका एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। अगर औसत निकालना तो सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। कितनी संख्या है? 3, तो बटे में 3 चला जाएगा, 3 यहाँ चला जाएगा, तो 7 × 3/36। जब 3 से इसको काटोगे 12 तो यहाँ 36, देखो 7/12 आ गया। तो मीन्स जो उसने कहा कि संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत कितना? 7/12, तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। आप ऑप्शन से पहले ही चेक कर लेते, सबसे पहले ही। जैसे उसने कहा था संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत, आप खटाखट संख्या लेते, व्युत्क्रम का औसत निकाल देते, आंसर आ जाता। और सी से चेक करना और ए से चेक करना, उसके बाद कोई ऑप्शन चेक करना, ठीक। चलिए
ये आपको बताना है 16,800 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, 16,800 में से कौन सी एक संख्या ऐसी है जो घटा दी जाए कि वह किसी न किसी संख्या का क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। मीन्स वह किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग बन जाए, मीन्स वह किसी न किसी संख्या का स्क्वायर बन जाए। एक बात को समझिएगा, यहाँ पे ये 16,800 है, 16,800 है। ठीक है, अब आप एक बात को और समझना, 16,800 है, 160 का स्क्वायर कितना होता है, 16 16 256 0 0। ठीक, 200 का स्क्वायर कितना होता है, 4000। 150 का ये 40,000। 150 का स्क्वायर कितना होता है, 15 15 225 0 0। ठीक है, अब समझिएगा, ऑप्शन आपके ये दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि ये बहुत दूर पहुंचा देंगे, ये 40,000 के पास पहुंचा देंगे और आपका आंसर 16,800 के पास में है। मीन्स आंसर सिर्फ इन दोनों में से एक ही होगा और कोई नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक ही होगा और कोई। आप अपने मेथड जो भी लगाते हो आप लगाना, हमारा मेथड कुछ और कहता है, क्योंकि डिजिटल सम कहता है कि संख्याओं को जब भी जीरो बना दिया जाए, संख्याओं को जब भी जीरो बना दिया जाए तो वो डिजिटल सम नियम फॉलो कर लेता है और वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जिसका डिजिटल सम 1 4 7 और 9 हो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जिसका डिजिटल सम 1 4 7 9 हो वो कैसी संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है, बात तो समझिएगा, जिसका डिजिटल सम कितना हो, 1 4 7 9। तो अगर हम इसको डिजिटल सम लगाते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है, 6 बचता है, बात समझिएगा, 6। ठीक, अब यहाँ पे आप इन दोनों में चेक करके डिजिटल सम लगा के बताना हमें कौन सा आंसर बनेगा। हम भी देखते हैं तुम लोग कैसे लगाते हो डिजिटल सम, और नहीं लगा पाओगे तब फिर हम बताएंगे। ठीक है, हम भी देखते हैं कितने लोग डिजिटल सम पढ़ के इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से सॉल्व करते हैं। अगर जब नहीं लगा पाना तो मुझे कमेंट करके बताना, मुझे ये तो पता चल जाएगा कि तुम लोग डिजिटल सम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। तुम लोग आधी क्लास पढ़ते हो, आधी क्लास नहीं पढ़ते हो, आदत ही खराब है तुम लोगों की। सिलेक्शन चाहिए लेकिन पढ़ना ना पड़े ना, सिलेक्शन चाहिए लेकिन पढ़ना ना पड़े, कोई बात नहीं। जब एक संख्या के 60% से 60 घटाया जाता है, जब एक संख्या x से 60% से कितना घटाया जाता है, 60 घटाया जाता है, तो परिणाम 60 होता है। तो परिणाम कितना आ जाता है, 60 आ जाता है। सॉल्व कर लो, ये 0 0 काट दो। ठीक है, ये 6x हो जाएगा, बटे में 10 है, 10 एलसीएम ले लो तो ये माइनस का 600 हो जाएगा, इक्वल टू 60 हो जाएगा। ये इधर चला जाएगा तो ये 6x माइनस 600 माइनस वाले उधर भेज दो। अब ये 10 का गुणा इसमें कर दो तो 600 हो जाएगा और माइनस का 600 उधर जाएगा, प्लस का 600 हो जाएगा, तो ये टोटल 1200 हो जाएगा। ये 6x का 6 यहाँ आ जाएगा, 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा, 200। बताइए कोई परेशानी किसी को, सबको समझ में आ रहा है। क्लास लंबी हो रही है मुझे पता, थोड़ा सा धैर्य बनाए रहो, 2-3 क्वेश्चन और हैं, बस क्लास छूटने वाली है। बिल्कुल भागने की जरूरत नहीं है, क्लास छूटने ही वाली है, बस 2-3 क्वेश्चन और हैं। आज क्वेश्चन थोड़ा सा हमने नॉर्मल ले लिया क्योंकि आपको ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पेपर के आए हुए लिया है, ये पेपर के आए हुए क्वेश्चन है UPSSC के। ठीक है, चलिए अगला ले लीजिए। आइए, 17,956 पेड़ इस प्रकार लगता है, एक माली 17,956 पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पेड़ों की उतनी ही पंक्तियां हैं जितनी की एक पंक्ति में पेड़ हैं। हमने कहा पेड़ों की उतनी पंक्तियां मीन्स x पंक्तियां हैं और जितनी एक पंक्ति में पेड़, हमने कहा x पेड़ हैं, और ये दे दिया है 17,956। ठीक, तो x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 17,956, तो x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 17,956। समझ गए। अब इसका आप अंडर रूट निकाल के बताइएगा कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, इसका आप अंडर रूट निकाल के बताइएगा कि इसमें कौन सा आंसर बनेगा। बात क्लियर है सभी को, कोई परेशानी है बताइए, कोई परेशानी, सभी लोग समझ रहे हो ना। उसने कहा एक माली ने 17,956 पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पेड़ों की उतनी ही पंक्तियां हैं जितनी की एक पंक्ति में पेड़ हैं। पेड़ों की उतनी ही पंक्तियां बनाता है जितनी एक पंक्ति में पेड़ हैं। हमने कहा पेड़ों की उसने x पंक्तियां बनाई हैं और उसमें x पेड़ हैं, तो इन दोनों का जो टोटल दिया गया 17,956 पेड़ दिया गया। x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 17,956, x की वैल्यू निकाल लो, पंक्ति में पेड़ों की संख्या निकल आएगी जो x की वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए बताइएगा क्या आएगा x की वैल्यू।
18 प्लस 2 रूट अंडर रूट 5, ये क्वेश्चन समझिएगा। 18 प्लस 2 अंडर रूट 5 15 का अंडर रूट के बाहर निकालना है। 8 प्लस 2 रूट 15, आज थोड़ा सा गलत निकाला ना क्वेश्चन, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, आप सही कर लेते हैं। 8 प्लस 2 रूट 15 को अंडर रूट के बाहर निकालिए, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में आए तो जो लास्ट वाली संख्या दी जाती है, जो लास्ट वाली संख्या दी जाती है इसका फैक्टर कर देना। क्या फैक्टर बनेगा? √5 इंटू √3। और जब क्वेश्चन प्लस का होगा तो आंसर प्लस का आएगा, और जब क्वेश्चन माइनस का होगा तो आंसर माइनस का आएगा। लास्ट वाली संख्या का हमने क्या कर दिया? फैक्टर कर दिया, तो ये आंसर आ जाएगा √5 प्लस √3। देखिए आंसर में है कहीं पर, ये देखिए √5 प्लस √3। बताइए कुछ करना है? सभी को समझ में आ रहा है? कोई परेशानी तो नहीं किसी को? कुछ भी भैया परेशानी हो तो बोल जरूर देना। हमें लग रहा है आज क्लास में शायद थोड़ा सा कम समझ में आया हो ना, लंबी क्लास होती तो आप परेशान होने लगते हो। चलिए 7 क्रमागत, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, बिल्कुल ये लास्ट, ठीक है बस बहुत हुआ। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्रमागत संख्याएं हैं। जब इनका औसत 20 है तो बीच वाली संख्या ही क्या होगी? एवरेज होगी। 20 21 22 और 23, तो क्या करें? सबसे बड़ी संख्या क्या है? 23। देखिए आंसर आ गया। बताइए कोई परेशानी है? सबको समझ में आ रहा है? कुछ और बस कर दिया जाए, रोक दिया जाए? चलो आप परेशान हो यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। बस आपको एक क्वेश्चन लास्ट दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोग लगाना और बताना कि दादी मामी चाची फूफा क्या बन रहे हैं, ठीक है। फिर हम समझ पाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन किस लेवल तक आपको पढ़ाने हैं, ठीक। ज़्यादा क्वेश्चन आज हमने लगाने के लिए आपको नहीं दिया, कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन छोड़ा है और एक क्वेश्चन पूरा का पूरा लगाने के लिए दे रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट है इसको लगाओ, इससे हमें पता चलेगा ना कि कितने लोगों को ब्लड रिलेशन में रक्त संबंध में ज़्यादा परेशानी है। तो हम उस चीज़ को चैप्टर से पढ़ा देंगे, ब्लड रिलेशन हम चैप्टर से पढ़ा देंगे 2 दिन की क्लास में, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं आज की क्लास में? तो ठीक है, सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।